हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आपके लिए अपना अगला चैप्टर टिश्यू लेकर के आई हूँ। सेल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना, और ये दोनों ही चैप्टर सेल और टिश्यू आपको क्लास 9th में पढ़ना है, लेकिन 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सेल को समझेंगे, टिश्यू को समझेंगे तो उससे कनेक्टेड आगे 10 के चैप्टर्स को आप समझ पाएंगे। तो इसलिए सेल और टिश्यू इन दोनों के वीडियो को बार बार देखें, साथ ही चैप्टर्स को पढ़ें और रिपीटेड टाइम इसको रिपीट करते रहें, क्योंकि इसको भूलना नहीं है और इसको समझ करके पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर के मैं आ गई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेल। सबसे पहले इस फर्स्ट पेज में ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीरीज बना करके दिया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेल जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। सब एक सेल से ही जीवन शुरू होता है, और मल्टी सेलुलर में वो बहुत सारे सेल्स की संख्या बहुत अनगिनत हो जाती है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेन बनाते हैं, बॉडी का ऑर्गेन, अंग। ठीक है, आइदर इंटरनल में भी और एक्सटर्नल, कोई भी तरह का ऑर्गेन हो। और जब बहुत सारे ऑर्गेन आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, लाइफ के लिए डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करता है। और बहुत सारे जब बॉडी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन सिस्टम मिलते हैं तो जाके एक कंप्लीट लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन होता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स में, जिसके बारे में हम लोग अलग अलग टिश्यू के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जानना है टर्म्स को, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो टर्म है, देखिए हमेशा इस चीज़ को जानिए कि नाम याद करना है और साथ में एग्जाम्पल याद करना है। ये मेरा बेसिक फंडा है, और जिसको आप लोगों को मेरे वीडियो को देखने के बाद, देखने के मतलब ना देख रहे हो तभी भी इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि बेसिक आप अगर हर चीज़ का नाम, टर्म्स याद रखेंगे, चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, और आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में पढ़ना हो, इतना बस याद रखिए, आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। सेल्स रिमेन्स स्मॉल एंड डेंस। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इसमें सेल्स जनरली स्मॉल होता है और आपस में बहुत ज़्यादा घना, मतलब कि सटा सटा सा होता है। थीन वाल्ड, ये सारे जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो थीन वाल्ड होते हैं, मतलब कि उसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो काफ़ी पतला होता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ डिवीजन, इनमें डिवीजन की क्षमता होती है, मतलब कि ये पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और इसलिए ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम लोग इसके और डिटेल में पढ़ेंगे। और परमानेंट, परमानेंट मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर उसकी बात करें, मीनिंग की बात करें तो स्थायी। ठीक है ना, कि जो चेंज ना हो, तो जो अपने फॉर्म को ज़्यादा चेंज ना कर सके। सेल्स इनलार्ज एंड डिफ्रेंशिएट, इसमें क्या होते हैं, सेल्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड हो जाते हैं कि भैया मैं तो यही काम करूँगा। ठीक है ना, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे नहीं अपने घरों में बूढ़े लोग कहते हैं कि भैया अब मेरी तो एज इतनी हो गई, भले ही एक्टिव है, लिविंग है, देन क्यों नहीं आप काम कर सकते हो। लेकिन अधिकतर इंडिया में खास करके देखा जाता है, विदेशों की बात सुनने में आती है कि वहाँ ऐसा नहीं होता, पर पता नहीं, मैं तो विदेश में जाके रही नहीं हूँ तो नहीं पता। इंडिया में तो ये देखा जाता है मोस्ट ऑफ घर में कि थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग अपना अलग ही अंदाज में जीते हैं कि भैया अब तो मैं नहीं काम करूँगा या करूँगी, क्योंकि मैंने इतने दिनों का, अरे भाई इतने दिनों काम किया, अभी भी आपको काम अपने लिए करना है, अपने को एक्टिव रखने के लिए। लेकिन टिश्यू का भी यही नेचर है। ठीक है ना, कि जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो गए तो बोले गया कि भैया अब हमको तो ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना तुम। ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे जितना काम करना था मैंने कर दिया तुम्हारे ग्रोथ के लिए, अब मैं थोड़ा सा आराम अपने
अस्थाई बिस्तर पे थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें सेल्स इनलार्ज हो जाएंगे और ये फिक्स हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब कि अपने काम के प्रति फिक्स हो जाएंगे कि मैं बस इतना कर लूँगा और ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। डेवलप लार्ज वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं। लॉस डिवीजन पोटेंशियली, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है आपको परमानेंट टिश्यू का कि इसमें डिवीजन की क्षमता, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की क्षमता उसके सेल्स में होती है और परमानेंट में डिवीजन भी नहीं होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्सेज परमानेंट टिश्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट में से पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सेल के भी जब हमने पढ़ा, प्लांट और एनिमल्स ये सब दोनों ही लिविंग बीइंग का अलग अलग ग्रुप है, लेकिन इन दोनों के कैरेक्टर में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो है सो सारा तरीका, इनकी बनावट, इनके लाइफ का स्टाइल सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इसलिए सेल में भी हमने प्लांट सेल के बारे में अलग से पढ़ा और एनिमल सेल के बारे में अलग से पढ़ा। उसी तरह से टिश्यू वाले चैप्टर में भी इन दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, जिसके कैरेक्टर्स की बात हमने कर ली। इसका मेन काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये साइज को बढ़ाता है आइदर इन लंबाई और इन मोटाई और डेवलपमेंट। चूँकि ये नंबर में बढ़ाता है, डिवीजन की इसमें क्षमता होती है, तो इसलिए जो है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप दो टर्म देख रहे हैं, सैम और रैम। रैम तो आपने कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे ये इसका क्या अर्थ है रैम का? रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। तो रूट जो कि धरती में रहता है, अंदर सॉइल में अंदर साइड रहता है, उसके एपेक्स पे, एपिकल किसको कहते हैं? एपेक्स, टर्मिनल पॉइंट को। तो सूट का टर्मिनल पॉइंट हुआ सूट एपेक्स मेरिस्टेम, जो कि SAM हुआ, और रैम हुआ रूट के एपेक्स पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों जो है सूट की लंबाई और मतलब स्टेम की लंबाई और नीचे रूट की लंबाई को बढ़ाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो एपेक्स पे रहते हैं, आइदर ऑन सूट और ऑन रूट, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो बीच की साइड में होता है और वो प्लांट के स्टेम की मोटाई को बढ़ाने में, मतलब गिर्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ आप ड्राइंग देख सकते हैं। और उसके बाद एक तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी, इंटर मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट वर्ड सुना होगा आपने, इन बिटवीन, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है? दो नोड्स या इंटर नोड्स के बीच में जो उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, उनको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और नोड्स क्या होता है कि स्टेम पे जिस पॉइंट से आइदर लीफ और ब्रांचेस डेवलप करते हैं, नोड्स मतलब ऐसे इन जनरल सोचिए तो गांठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ से लीफ निकलता है या प्लांट में के स्टेम में ब्रांचेस निकलते हैं, वो पोर्शन नोड्स कहलाता है। और दो नोड्स के बीच में का पोर्शन इंटर नोड कहलाता है। और वहाँ पे जो मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं, मतलब कि डिवीजन वाले टिश्यूज पाए जाते हैं, उनको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो तीन मेनली आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुए, एपिकल, इंटरकैलरी और तीसरा आपको लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू। प्लांट में परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू जैसा पहले ही हमने कैरेक्टर किया कि ये परमानेंट हो जाते हैं। इनमें डिवीजन की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए बुढ़ापे की ओर जब हम लोग जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार सारा काम बंद कर देते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग कम करते जाते हैं, या हमारा बॉडी ऑर्गन भी धीरे धीरे काम कम करने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे टिश्यू जो है पहले काफ़ी एक्टिव था, अब धीरे धीरे उसकी क्षमता घट रही है, उसकी ताकत घट रही है। तो परमानेंट टिश्यू में जो स्टार्टिंग परमानेंट टिश्यू होते हैं, उनमें
हल्की कैपेसिटी होती है डिवीजन की, वो कम्प्लीटली नॉन डिविजनेबल नहीं होते हैं, बल्कि वो हल्का फुल्का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल डिवीजन छोड़ देते हैं। खैर, तो हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू अराइज व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल की डिवीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड फॉर्म। इस लाइन को ध्यान में रखना है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन चेंजिंग फ्रॉम सिंपल फॉर्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से चेंज कर रहा है अपना रूप और अपने आप को एक फिक्स काम में फिक्स कर ले रहा है। हम स्ट्रक्चर, फिक्स शेप, साइज एंड आइदर थिन और थिक वॉल। थिन वॉल भी हो सकता है इसका और थिक वॉल भी हो सकता है। और इसका क्या लाइफ स्टेट है? दे मे बी लिविंग और डेड। अभी हमने बात की, मैंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे ही डेड ही हो जाएं। परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि डेड हो जाएं, बल्कि वो धीरे 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 डेड की ओर बढ़ते चले जाते हैं, मतलब बूढ़े होते हैं, अब युवा नहीं रह गए और मतलब रिप्रोडक्शन की इनकी क्षमता खत्म हो गई है और ये धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू के भी होते हैं दो टाइप। ठीक है ना। पहले तो टिश्यू प्लांट टिश्यू के दो टाइप हुए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के भी फिर से हैं दो टाइप, जो आपको चार्ट वाइज भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसको हमेशा याद रखिए। उस चार्ट को, फ्लो चार्ट को दिमाग में रखिएगा, नाम दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपल परमानेंट, सिंपल मतलब क्या हुआ? साधारण। ठीक है, मीनिंग पे चाहिए, जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में पढ़िए। ठीक है, तो सिंपल जब वो है तो वो मतलब कि वो अभी अब दूसरे पे जब बात करेंगे तब आएंगे। तो ये है पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा जो होता है वो सबसे स्टार्टिंग होता है और इसके कैरेक्टर्स को देखिए। इसका कैरेक्टर्स यूजुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से काफ़ी कुछ मिलता हुआ रहता है, क्योंकि इसने अभी अभी बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू किया है। ठीक है, फॉर्म्स जनरल पैकिंग टिश्यू इन प्लांट। जितना भी खाली जगह को भरने का प्लांट के बॉडी में जितने भी खाली जगह को भरने का काम होता है, पैकिंग टिश्यू। उस पर जैसे कि ग्लास रखते हैं ना, कांच का ग्लास या कांच का सामान, कहीं पे टूटने फूटने वाला सामान रखते तो उसके आसपास सब लोग कपड़ा, फोम, ऐसी चीज़ों से इसको पैक करते ताकि वो हिले डुले नहीं और वो टूटे फूटे नहीं। तो उसी तरह से प्लांट में भी जो मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है, उसको सुरक्षित करने के लिए और जितना भी खाली जगह होता है उसको भरने का काम पैरेन्काइमेटस टिश्यू करते हैं। ठीक है, स्टोर फूड इन रूट और स्टेम में, फूड स्टोर इन्हीं में होता है। सेल्स आर, इसके सेल्स जो होते हैं वो थीन वाल्ड, जो वाल होता है एक्सटर्नल वाल क्या चीज़ का बना होता है, कुछ याद है? सेल वाला चैप्टर। तो प्लांट का सेल का वाल क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज का वाल ये थीन वाल्ड होते हैं और ये लिविंग ही होते हैं, अभी ये मरे नहीं हैं, पूरी तरह से डेड नहीं हुए हैं। लार्ज एयर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइंग के थ्रू भी बताया गया है, साथ में ड्राइंग भी है कि ये इसमें जो है इंटर कैलोरी स्पेस, मतलब कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर कैलोरी स्पेस कहते हैं और वो काफ़ी इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा, परमानेंट के बुढ़ापे की ओर थोड़ा और एज अब ज़्यादा हो गया इसका। तो ये प्रोवाइड्स फ्लैक्सिबल सपोर्ट टू द लीव्स एंड स्टेम। स्टेम और लीव्स को आपने देखा होगा कि तेज हवा चलती है, तो तेज हवा चलने पे बहुत सारे प्लांट्स जो है ना पूरी तरह से झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सहजन जो है आपके तरफ जो भी बोला जाता होगा, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो है उसका पेड़ कभी आपने देखा होगा, पतला पतला पेड़ होता है, काफ़ी लंबा पेड़ होता है, ऊंचाई की ओर होता है और एकदम पतला पतला पेड़ होता है और तेज हवा चले उसको पूरी तरह से अगर आप नीचे भी कर लीजिएगा ना तो वो जल्दी टूटता नहीं है,
ठीक है। तो ये जो, और उसको छोड़ दीजिएगा तो वो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये इलास्टिसिटी उसको कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे कॉलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके कारण तेज हवा में वो बैंड तो कोई पार्ट कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। फाउंड बिलो लीफ सरफेस, लीफ सरफेस के नीचे जनरली पाया जाता है। लीविंग सेल विथ थिकन कॉर्नर, ये भी लीविंग ही होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि कॉर्नर्स पे थोड़ा सा थिकनिंग, वहाँ पे से सेलुलोज थिक होने लगता है। यहाँ पे थिन वाल्ड सेल्स, बीच में थिन वाल रहता है पर कॉर्नर्स पे थिक हो जाता है, ठीक है। तीसरा टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीटली डेड टिश्यू होता है, मतलब डेड सेल्स से बना हुआ होता है, इसलिए ये सिर्फ स्ट्रेंथ देने का काम करता है और हार्डनेस प्लांट को प्रोवाइड करता है। ये यूजुअली स्टेम, वैस्कुलर बंडल और हार्ड कवरिंग में प्रेजेंट होता है। सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी, थिक लिग्निफाइड नैरो वाल्स और नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें अब सेल्यूलोज जो है ना, इसमें कंप्लीटली, क्योंकि ये डेड हो गया ना, डेड पूरी तरह से धीरे धीरे डेड हो गया लास्ट होते होते, तो इसमें सेल्यूलोज कन्वर्ट हो जाता है लिग्निन में, और ये काफ़ी हार्ड होता है। वो जो सूखे मेवे होते हैं ना, आपने अखरोट का जो सेल होता है वो आपको स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। नारियल का जो ऊपर का कवरिंग होता है वो आपको स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसके बारे में और अभी हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैस्कुलर टिश्यू और ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट। अब जो दूसरा टाइप का परमानेंट टिश्यू है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना, और उसी के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? जिसकी बनावट डिफ़िकल्ट है। अभी हमने सिंपल परमानेंट पढ़ा, जिसमें एक जैसे ही सेल है, ठीक है, तो इसलिए उसको सिंपल कहा गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स हो गया टिश्यू की बनावट। इसमें कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जब इकट्ठा होकर के कोई एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, और जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन और सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अंतर्गत पहला आता है हमारा जाइलम, जो कि प्लांट में वाटर और मिनरल के ट्रांसफर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वाटर जो होता है वो क्या होता है? मेनली रूट से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। हम लोग कहीं पे भी मिट्टी में, ये भी यूजुअली एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग जानते हैं कि खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है कहाँ पे? जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, पिगमेंट, मतलब कि लीफ में बन रहा है। लेकिन हम लोग पानी जड़ में क्यों, मिट्टी में क्यों पानी डालते हैं? क्योंकि मिट्टी में जड़ होता है और जड़ ही एब्जॉर्बेशन का काम करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब पानी एब्जॉर्ब हो रहा है जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा, और वो ऊपर टिप तक कैसे पहुंच रहा है, डिफरेंट लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंच रहा है? उल्टे डायरेक्शन में। जबकि पानी की गति क्या है कि ऊपर से नीचे सहज आ जाएगा, पर नीचे से ऊपर के लिए तो पंपिंग चाहिए ना। अब प्लांट में कौन सा मोटर लगा हुआ है? हमारे घरों में तो मोटर लगा होता है, तो वहाँ पे पानी ऊपर जाता है नीचे से। यहाँ कौन सा मोटर लगा हुआ है? तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नेचर से पंगा मत लो भाई, क्योंकि नेचर तो तुमसे बहुत पहले से और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो अभी पढ़ेंगे कि वहाँ कौन कौन सा पंप लगा हुआ होता है। ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब कि रूट से लीफ की ओर होता है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको जाइलम का 4 कंपोनेंट होता है, 4 कंपोनेंट के मिलने से जाइलम टिश्यू बनता है, और इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत रखा जाता है, जो आपको यहाँ बताया गया है ड्राइंग के साथ, नाम के साथ। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पैरेन्काइमा, अब याद ऐसे रखिएगा कि पैरेन्काइमा आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू में, और पैरेन्काइमा का कैरेक्टर क्या पढ़ा कि इसमें लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, थीन वाल्ड होते हैं, और ये कंप्लीटली लिविंग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जस्ट अभी बुढ़ापे की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जहाँ भी रहेगा वो लिविंग रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी यहाँ पे तीनों डेड हैं, और ये डेड टिश्यू ही इसमें कंडक्टिंग का काम करते हैं। थिकेंड
लिग्निफाइड वॉल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और जहाँ पे भी डेड टिश्यू है वो जो है प्लांट को स्ट्रेंथ, क्योंकि प्लांट को स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट को इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स या किसी भी तरह के गलत सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी जगह छोड़ करके भाग आएंगे, कहीं अंदर घुस जाएंगे, ठीक है ना, एनिमल्स की तरह। तो इसलिए उनको स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए उनमें डेड टिश्यू का भी अपना बहुत महत्व होता है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में अगर डेड टिश्यू एनिमल्स में ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पर प्लांट में वो उसको ताकत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोस्ट एलिमेंट्स आर डेड एट मैच्योरिटी। तो 3 यहाँ पे डेड हैं, एक ही लिविंग है। और वहीं पे फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें 3 जो पार्ट इसके होते हैं वो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होते हैं। ओनली फाइबर्स आर डेड, ठीक है ना। और तो पैरेन्काइमा तो लिविंग होगा ही, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, इन सब के बारे में आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है और दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। कंपेनियन का क्या मतलब होता है? कंपेनियन का सीव मतलब होता है क्या है, आप ड्राइंग देखिए ध्यान से, उसमें छेद, उसमें प्लेट्स लगे होते हैं, एक सेल 2 सेल, एक सेल के बीच में, और उसमें पोर्स पाए जाते हैं ताकि ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है ना, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन, फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। और साथ ही कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन मतलब होता है साथी, ठीक है ना। तो हर एक सीव ट्यूब के अगल बगल एक सेल का लेयर पाया जाएगा, सर्कल पाया जाता है, जिसको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। और इसका कंपेनियन सेल्स क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सीव ट्यूब वाले सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बहुत कम सेल के ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, क्योंकि इसको अधिक जगह खाली रखनी पड़ती है ताकि वो खाना को ट्रांसपोर्ट कर सके। और कंपेनियन सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है उसी से इसको, न्यूक्लियस वाला काम कंपेनियन सेल्स इसके लिविंग रहने में सहायता प्रदान करता है। तो ये चूँकि फ्रेंड, एज अ फ्रेंड वर्क करता है ना, इसलिए इसको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। तो ये सब भी ध्यान में आपको रखना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। अब इसमें इसको ध्यान रखिएगा कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, खाना की जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि इस ब्रांचेज बहुत तरीके से फैले हुए होते हैं, तो जहाँ जहाँ खाना की ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाई जाएगी। सीव ट्यूब्स आर मेन कंडक्टिंग चैनल assisted by companion cells, less mechanical support compared to the जाइलम। ये जाइलम ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है क्योंकि इसमें डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेजर पार्ट जाइलम का जो होता है वो डेड सेल का बना होता है, लेकिन ये उतना मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर पार्ट लिविंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जाइलम के एलिमेंट को। अब यहाँ पे जो जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, उन चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, साथ में ड्राइंग क्लियर बना हुआ है कि आपको वेसल्स का फॉर्म, ट्रैकेट्स का फॉर्म कैसा होता है, वेसल्स का फॉर्म कैसा होता है, पैरेन्काइमा कैसा होता है, और स्क्लेरेन्काइमा यानी कि फाइबर कैसा होता है। तो ड्राइंग के साथ उसको अच्छे से अपने दिमाग में आप बिठा लेंगे। ऐसे अलग अलग ड्राइंग आता नहीं है, लेकिन नाम पहचानने के लिए आपको ड्राइंग ध्यान में रखना। एक बहुत ही बचपन से हम लोग ना कहानी के रूप में जिन चीज़ों को पढ़ते हैं या जिन चीज़ों का चित्र हम लोग देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। एनुअल रिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे इस पेज में। एनुअल रिंग जाइलम ग्रोथ लेयर्स रिवील्स ट्री एज। किसी भी पेड़ का एज आपने कभी सुना होगा कि जो इसकी स्टडी करते हैं ना अलग से, वो पेड़ का उम्र भी बता पाते हैं। तो वो पेड़ का उम्र कैसे बता पाते हैं? तो इसमें यही किया जाता है कि ये रिंग का, इसको कट किया जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन में, और उसके रिंग्स की गिनती की जाती है। और उसमें जाइलम का जो लेयर होता है, वैस्कुलर बंडल का एक्चुअली जो लेयर होता है ना, वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत जाइलम फ्लोएम आते हैं, और उनके लेयर को गिन करके ये एक अनुमान लगाया जाता है कि कोई पेड़ कितना पुराना है,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट पे, डिफरेंट और उसके क्या क्या फंक्शन है। तो सीव ट्यूब, बात तो अभी पहले भी हो गई है। स्ट्रक्चर सिलेंडर ट्यूब लाइक लिविंग विथ परफोरेटेड सी प्लेट्स एट द एंड, और इसका फंक्शन है ये कि ये शुगर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है लगभग नहीं के बराबर या नहीं होता है, साइटोप्लाज्म पर साइटोप्लाज्म रहता है। कंपेनियन सेल में क्या है, ये न्यूक्लिएटेड है, लिविंग सेल है और बिल्कुल आपको सीव ट्यूब के अगल बगल अटैच रहता है और इसीलिए इसको कंपेनियन सेल्स के नाम से जानते हैं। मेंटेन मेटाबॉलिक लाइफ ऑफ सीव ट्यूब को जीवित रखने में, इसका मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रखने में इसका बहुत हाथ रहता है। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर स्ट्रेंथ देने का काम करता है क्योंकि ये डेड सेल होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो है मेनली थिन वॉल होता है और फूड के स्टोरेज में हेल्पफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी जिसका डिटेल हमने बार बार पढ़ा, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। और इसी को फिर से आपको यहाँ बताया गया है कि जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है और सपोर्ट का काम करता है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको कि हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जानते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आता है एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। जाइलम में जो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है। और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को के लिए एक अलग टर्म यहाँ यूज किया जाता है, ट्रांसलोकेशन। तो इस टर्म्स को भी आप याद रखेंगे। एपिडर्मिस टिश्यू, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। थिक क्यूटिकल रिड्यूसेज वाटर लॉस, इसके ऊपर जो है एक क्यूटिकल का और थिक लेयर पाया जाता है जिसके कारण वाटर लॉस कम होता है। स्टोमाटा इनेबल गैस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी एंड पैथोजन एंट्री। ठीक है ना। तो ये एपिडर्मिस होता है जिसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है और ये प्लांट का इस तरह से प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कॉर्क टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम बिकम्स अ थिक सुबेरिन रिच बार्क। वो जो बार्क किसको बोलते हैं, जैसे प्लांट का नॉर्मल हम लोग छाल बोलते हैं ना, उसका ऊपर का कवरिंग होता है ना, वो बार्क होता है। तो वो जो है वो सुबेरिन का बना होता है और वही बाहर से प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा आपको इवोपोरेशन नहीं हो, प्लांट में पानी की कमी नहीं हो, इन सब से सुरक्षा देने का काम जो है वो आपको ये टिश्यूज करते हैं। गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डेसिकेशन फॉर्म्स एज ओल्डर टिश्यू एज आर पुश्ड आउटवर्ड। जैसे जैसे और ज़्यादा बनते जाता है तो पुराने टिश्यू जो है किनारे की ओर बाहर की ओर जाते जाते हैं और वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं और उसी को हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग इस स्लाइड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने एनिमल टिश्यू के बारे में। इस तरह से प्लांट टिश्यू हो गया खत्म। तो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि कॉर्क और एपिडर्मिस है। इतनी बातें आपको बस ध्यान में रखनी है और सब कहाँ पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या है। तो 2 पॉइंट एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, बस कुछ टर्म्स आपको याद करने होंगे। ठीक है। 8-9 टर्म है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और इस तरह से हम लोग इस स्लाइड में शुरू करने वाले हैं अब एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में सबसे पहला आता है आपको एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो कहीं भी आउटर मोस्ट टिश्यू होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो बनाता है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो इसके क्या क्या खासियत होती है, कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइंस कैविटीज आइदर फ्रॉम इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। एंकर्ड टू अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसकी खासियत हमेशा होती है, यहाँ ड्राइंग में भी आपको बताया गया है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा इसके नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो कि बाकी के पोर्शन से, बाकी के टिश्यूज से इसको, बॉडी के बाकी के टिश्यूज से इसको अलग करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक पतला थीन लेयर प्रेजेंट होता है हमेशा।
उसके बाद ये एवैस्कुलर होता है, मतलब कि इसमें जो है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होता है। नॉन नर्वस इन नेचर, एग्जिस्ट एज सिंगल और मल्टीपल सेल लेयर। कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गन में ये सिंगल लेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है और कहीं कहीं पर ये मतलब मल्टीपल लेयर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। जहाँ मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है स्ट्रेटिफाइड। और फंक्शन इंक्लूड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब इसके फंक्शन से रिलेटेड इसका डिफरेंट टाइप्स होता है जो आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपिथेलियल टिश्यू का टाइप और लोकेशन। पहला है आपको स्क्वेमस एपिथेलियम। नाम तो याद करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हैं आप, इसलिए नाम तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई और उपाय नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मतलब बायो नहीं अच्छा लगता है इसी वजह से कि कहते हैं टर्म्स बहुत याद करना पड़ता है। तो हाँ, ये बात सही है कि इसमें टर्म्स याद करने पड़ेंगे, ड्राइंग ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हर सब्जेक्ट में मतलब कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ये तो करना पड़ेगा। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप और उसका लोकेशन कहाँ है इसको आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम शब्दों में यहाँ पे दिया गया है, ड्राइंग को ध्यान में रखिएगा तो अपने आप बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। पहला हम लोग पढ़ते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये थीन होता है और ये जनरली फ्लैट लेयर होता है, मतलब सिंगल लेयर्ड होता है जहाँ भी पाया जाता है। बहुत ही पतला इसका वाल होता है इसके सेल्स का। ये नॉर्मली स्किन में, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, गैसेज के एक्सचेंज की या वाटर वेपर के एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल नाम में परिभाषा छिपी हुई है, इसके सेल्स जो होते हैं वो जनरली क्यूब से होते हैं और ये जो होते हैं ये ग्लैंड्स एंड किडनी ट्यूबल्स में पाए जाते हैं। जहाँ भी ग्लैंड टाइप का है या किडनी का जो ट्यूबल्स वाला पोर्शन होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तीसरा है कॉलमिनार एपिथेलियम, कॉलम लाइक, ठीक है ना। कॉलम कहाँ पे, रो, जो हम लोग कॉलम बनाते हैं ना कहीं पर, तो कॉलम में क्या करते हैं, स्केल से लाइन खींचते हैं ना पतला पतला, तो ये इसका जो सेल्स होता है आप ड्राइंग देखिए, फिगर में देखिए, वो पतला पतला कॉलम लाइक होता है, इसीलिए इसको कॉलमिनार एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। इसमें टॉल सेल्स होते हैं और इसमें माइक्रोविलाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपर साइड में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस यूजुअली जो है बेस साइड में होता है इनके सेल्स में। अब विलाई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं याद कीजिए, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 8th क्लास में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कॉलमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम, कॉलमिनार ही है मतलब कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है सीलिया हेयर लाइक आउटग्रोथ को कहते हैं, वो पाया जाता है। और हेयर लाइक आउटग्रोथ जो होता है वो क्या करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को आगे की ओर पुश करने का काम करता है, और इसीलिए ये जो है मेनली ट्रेकिया और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो इसको ड्राइंग के साथ नाम को ध्यान में रखिएगा, अपने आप आपको काम दिमाग में आ जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के एनिमल टिश्यू पे, जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर यानी कि जो मसल्स में पाए जाते हैं, जो टिश्यू मसल्स में पाए जाते हैं। और मसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, बोन के साथ, जो बोन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये जो है हमारे बॉडी ऑर्गन के को मूव कराने में, उनको हिलाना डुलाना मोड़ना, इसमें हेल्पफुल होते हैं। इलोंगेटेड फाइबर दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, नाम पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेटेड स्केलेटल, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटेड कार्डियक और नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ। 3 दिमाग में रखिएगा, स्ट्रेटेड स्केलेटल, स्ट्रेटेड कार्डियक और नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको बताया गया है।
ये क्या कंट्रोल करते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो होता है स्टेटेड स्केलेटल की बात करें तो ये हमारे बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे ये टर्म आया वॉलेंट्री, ठीक है ना, और एक टर्म आता है इनवॉलेंट्री, इसका अपोजिट। वॉलेंट्री क्या हुआ कि जो काम हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल। मेरा बोलने का मन है तो भाई बोलेंगे, नहीं बोलने का मन है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ काम हमारे बॉडी में हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है, कि ये नहीं है कि हमको खाना आज पचाने का मन करेगा तभी हम खाना पचाएंगे, नहीं तो आज हम आदेश दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे अपने स्टोमक को और अपने लार्ज इंटेस्टाइन को कि भाई एब्जॉर्ब मत करो, तो वो नहीं मानेगा हमारी बात, वो तो अपना काम करता रहेगा ना। तो वो हो गया नॉन वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, और जो हमारी इच्छा के अधीन है वो हो गया आपको वॉलेंट्री। तो अकॉर्डिंग टू आवर विल जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे स्टेटेड मसल पाया जाता है, मतलब कि हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे मुंह में, ये सब जो है स्टेटेड मसल की वजह से ये सब फंक्शन हो रहा है। जबकि कार्डियक मसल कहाँ पे पाया जाता है? ये इनवॉलेंट्री होता है एक्शन में। कार्डियोलॉजी याद होगा आपको, हार्ट से रिलेटेड ये टर्म होता है, और ये जो है हमारे हार्ट में पाया जाता है। तो समझ ही सकते हैं हार्ट का चलना तो आपकी इच्छा पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये अगर रुका तो सब कुछ रुका, ठीक है। नॉन स्टेटेड स्मूथ मसल जो होते हैं ये भी, इनका भी एक्शन इनवॉलेंट्री होता है, ये इंटरनल पार्ट में पाए जाते हैं। हमारे स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ पे आप देखिए, इसीलिए ड्राइंग आपको बना हुआ है, ड्राइंग को ध्यान में जरूर रखना है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस है। ऐसे तो जनरली हम लोग फीचर जानते हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का काम उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। लेकिन यहाँ के सेल्स में, इस टिश्यू के सेल्स में जो है ना, ज़्यादा नंबर जो है न्यूक्लियस की एक से अधिक होती है, और ये यूजुअली अनब्रांच्ड होते हैं, और ये स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब कि इसमें स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब कि धारीदार होते हैं, ठीक है ना, स्ट्राइप पाए जाते हैं। और ये जो है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, साथ ही साथ ब्रांच्ड होता है, स्ट्रेटेड होता है, और इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें पाया जाता है, बीच बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, और ये नॉन स्ट्रेटेड, मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्राइप पाए जा रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइप नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये 3 पॉइंट क्या कंट्रोल करता है, मतलब कि इसका फंक्शन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वो किस तरह का उसका मतलब काम करने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है, ये तीनों चीज़ टैबुलर फॉर्म में आपको बताया गया। तो अब जैसे कि ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये थक भी जाता है और इसको ज़रूरत होती है रेस्ट की। मतलब हम लोग लिखने, खास करके बच्चे जब एग्जाम में पेपर लिखते हैं ना, तो 2 पेपर लिखा नहीं, 2 पेज लिखा नहीं, मैम अब थक गए हैं, क्लास चलता रहे, मैम अब बोर हो गए तो थक गए, हमारा दिमाग थक गया, हमारा हाथ दुख रहा है, ठीक है ना, जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री काम में हम लोग थक जाते हैं। इनवॉलेंट्री काम, डू नॉट गेट टायर्ड, हमारा हृदय जो है, हार्ट जो है, वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो थक गया उस दिन तो फिर आप कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे, है कि नहीं। और उसी तरह से आपका नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल जहाँ पे भी पाया जाता है, टिश्यू जहाँ भी पाया जाता है, ये कभी नहीं आसानी से थकता नहीं है, ठीक है ना। ये कभी नहीं थकता है, ये कभी कभी थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और ये तो समय समय पे भैया इसको रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब एक एक उन मसल्स के और ज़्यादा इनलार्ज करके आपको यहाँ पे ड्राइंग स्पष्ट करके बताया गया है, और उनके काम को यहाँ पे बताया गया है, उसी चीज़ को फिर से यहाँ पर बताया गया है, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्डियक मसल। इसी तरह से हो गया, हार्ट में पाया जा रहा है, हार्ट के वाल में यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है, साथ ही साथ इसमें जो है कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड के बीच बीच में है, और इसमें लगातार इसका फंक्शन चलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉन स्ट्रेटेड, और ये चूँकि ये भी इनवॉलेंट्री इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ बताई गई। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने मस्कुलर टिश्यू के टाइप और कैरेक्टरिस्टिक को फिर से यहाँ पे आपको एक सिंगल पेज में
अरेंज करके दिया गया है, जिसको आप लोग बार बार एक ही चीज़ को यहाँ पे एक तरह से सोचिए 3 बार आपको, एक बार थोड़ा संक्षेप में, फिर और डिटेल में, फिर थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बताया गया, क्योंकि ये नाम और ये काम आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू में। पहला क्या था एनिमल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, और ये तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। नाम में परिभाषा छपी हुई है, तो हमारे बॉडी ऑर्गन के, किसी भी एनिमल के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को जो कनेक्ट करने का काम करता है, जो जिन टिश्यू से कनेक्शन होता है, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन का कनेक्शन होता है, उनको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। बाइंड ऑर्गन्स, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करते हैं। ड्राइंग के साथ आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझ भी जाएं कि उसके अंतर्गत क्या आता है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या देता है? स्केलेटन जो होता है, यानी बोन से जो बना हुआ होता है, ठीक है ना। फिल्स स्पेसेज, कुछ जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो स्पेस को फिल करने का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत एडिपोज टिश्यू आता है, फैट को मतलब जहाँ पे फैट कलेक्ट होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज में। स्टोर फैट, फिर डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ये डिफरेंट टाइप्स उसके हैं। सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड विद इन एन एबंडेंट इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इसमें जो है सो इंटरसेल्यूलर सेल के बीच में जो मैट्रिक्स पाया जाता है, मतलब लिक्विड पाया जाता है, उसमें सेल्स जो है तैरते अवस्था में पूरे खुले खुले से होते हैं, फैल करके होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मतलब क्या हुआ? लिक्विड, ठीक है ना। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें प्लाज्मा, इसका एक मेन पार्ट्स ये सारे होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो उसका लिक्विड पार्ट होता है, ये लगभग 55% उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ये वाटरी सब्सटेंस होता है, ये बना हुआ होता है डिफरेंट टाइप से ऑफ प्रोटीन के मिलने से। ये इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट कुछ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ गैसेज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये लगभग 55% पोर्शन ब्लड का इसी से बना हुआ होता है, और सिर्फ आपको 45% जो होते हैं वो सेल्स होते हैं रियल में। जो सेल्स यहाँ पे आपको अलग अलग बताए गए हैं, पहला है आरबीसी, आपने सुना भी होगा, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी को ही रेड ब्लड सेल डिटेल में बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, और इसी का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। शेप साइज आप देखिए किस तरह का बनता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसको कि लिक्योसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ये वाइट कलर का होता है, या मतलब कलरलेस होता है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको कि हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्यों? क्योंकि इसका रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण। और ये हीमोग्लोबिन के पास ये पावर होती है कि ये ऑक्सीजन से बड़ा जल्दी दोस्ती कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन जब आता है ब्लड के पास, तो वो जल्दी से उसको कहता है कि भैया हम लोग तो दोस्त थे, चलो मिल करके काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो जल्दी से ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना लेता है हीमोग्लोबिन, और उसके कारण हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही हमारी खून का रंग जो है ना सो लाल होता है। इससे रिलेटेड मेरे अपने बचपन की कहानी है कि बहुत पहले जो है ना मेरे क्लास में एक मेरी फ्रेंड थी, वो ये नॉलेज ले करके आई, क्योंकि उसके घर में बायोलॉजी जूलॉजी पहले उनकी रिलेटिव्स पढ़ चुके थे कि जानते हो खून ना लाल रंग का नहीं होता है, खून असल में लाल रंग का नहीं होता है। हम लोग सारे फ्रेंड मिलके उसको इतना बुद्धू बनाए थे कि मत पूछिए। और वही जब बाद में पढ़े तो इतनी हंसी आई कि वाह,
ये दुनिया ऐसी ही है कि अगर किसी को सही बात भी समझाने के लिए निकलिएगा ना, और अगर उसको तो सब मिलके आपको बहुत ही बेवकूफ़ बनाएंगे, पर अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो कभी अपने रास्ते से डिगिएगा मत, ठीक है ना, क्योंकि बेवकूफ़ तो कोई भी बना के जा सकता है हम। नेक्स्ट आता है लिक्योसाइड। तो लिक्योसाइड जो होता है ये हमारे बॉडी का सोल्जर होता है, ठीक है ना। सोल्जर क्या करते हैं? सोल्जर हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है ना, दुश्मनों से हमारे देश को बचाते हैं। और यहाँ पे बॉडी के लिए दुश्मन कौन है? डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिनको पैथोजेन कहते हैं, और उनसे अलग अलग तरीके से WBC फाइट करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इसीलिए इसको हमारे बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। इसका मेन काम होता है कि खून का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का जमाना। जब भी कट फट जाता है तो थोड़ी देर खून ब्लीडिंग होती है, और जनरली क्या है ना कि उसके बाद एक ब्लैक कलर का लेयर बनने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंटल गैसेस से रिएक्शन करके प्लेटलेट्स जो है ना उसको जमाने का काम करता है। और वही प्लेटलेट्स की संख्या अगर बॉडी में कम हो जाती है ना तो क्लॉटिंग नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेंडन वर्सेज लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। टेंडन जो होता है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखिए, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको क्लियरली समझाया गया है कि टेंडन वहाँ पाया जाता है जहाँ पे बोन और मसल, इन दोनों को जोड़ने का काम टेंडन करता है, जबकि लिगामेंट जो है दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसको एकदम क्लियरली अपने दिमाग में रखिएगा। टेंडन बोन और मसल को जोड़ता है, कनेक्टेड बोन विथ मसल, वाइल लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है। टफ कोलेजन रिच कॉर्ड्स connects skeletal muscle to the bones, enable movement by transmitting force, ठीक है। और यहाँ पे लिगामेंट होता है स्लाइटली इलास्टिक बैंड, लिंक बोन टू बोन अक्रॉस जॉइंट, स्टेबिलाइज एंड गाइड्स मोशन, लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी, इसकी फ्लैक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। अब इसमें ये भी समझिए कि प्लांट आपने देखा, अब टेंडन और लिगामेंट को तो हर आदमी नहीं देख सकता है, क्योंकि हम लोग उतना चीर फाड़ करके वो डॉक्टर ही जानेंगे, ठीक है ना। हम लोग सिंपली 9, 10, 3rd, 11, 12 पढ़ करके उतना तो अंदर नहीं जान सकते हैं ना। लेकिन ऐसे समझिए कि प्लांट जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। हर्ब और सर्ब तो आपने देखा है, ठीक है। हर्ब किसको कहते हैं? कि जो कोमल प्लांट होते हैं, कि जिनके स्टेम जो होते हैं ना वो फ्लैक्सिबल होते हैं, और मतलब सिंपल कोमल जिसको बोलते हैं ना, वीक होते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे श्रब के जो स्टेम होता है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो उससे तुलना करके समझिए कि हमारे बोन के साथ मसल का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बोन के साथ, बोन क्योंकि कड़ी चीज़ है, उसको अगर मोड़ा जाएगा तो वो टूट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मसल जो है उसको स्मूथनेस प्रदान करता है, और वो जब उसके साथ जुड़ा हुआ होता है उसको स्मूथनेस प्रदान करता है, और उससे जो है ना वहाँ पे कहीं भी हमारे बॉडी ऑर्गन में आइदर एक्सटर्नल आप देख सकते हैं, इंटरनल आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनल भी जो लगातार मूवमेंट हो रहा है वो बोन के साथ मसल के जुड़े रहने के कारण हो रहा है। बोन तो सब जगह है, क्यों? क्योंकि बोन जो है वो हमारे बॉडी का ढांचा बना रहा है, एक फ्रेमवर्क बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ मसल जुड़ करके उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोन वर्सेज कार्टिलेज। अब बोन के बारे में हम लोग पढ़ें। रिजिड, हाईली वैस्कुलर, मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स जो है ना इसमें मूव करते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। मिनरलाइज्ड, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब हड्डी अगर कमज़ोर हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि कैल्शियम की गोटी खाओ ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के ही मिलने से बना होता है। प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कंटेन्स लिविंग सेल्स, इसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। भले ही ये हार्ड होता है पर इसमें लिविंग सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और कार्टिलेज की क्या खासियत है कि ये फ्लैक्सिबल है, रेजिलिएंट है, एवेस्कुलर है, इसमें ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुशन जॉइंट्स एंड शेप स्ट्रक्चर्स, ये एक्सटर्नली अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे नोज के टिप पे और ईयर के
लोब पे, यहाँ पे कार्टिलेज की उपस्थिति होती है। और इसके कारण क्या होता है कि हम लोग इसको कितना भी मोड़ तोड़ लें, कान घुमा लें, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कान घुमाने से कान टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन और किसी चीज़ पे हम लोग उतना प्रेशर नहीं डाल सकते, और किसी ऑर्गन पे हम लोग जहाँ पे बोन है ना वहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा प्रेशर कोई भी डाले, या तो खुद से डाले या कोई और उसके बॉडी पे डाले, तो वो टूट जाएगा बोन, क्योंकि वो बोन है, वो टाइट चीज़ है। लेकिन जहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, वहाँ जितनी भी अमीठी डाल लो, ठीक है ना। आजकल तो मना हो गया ना, नहीं तो पहले तो ये, और मैंने तो अभी हाल फिलहाल ये भी पढ़ा है कि विदेशों में अब ये इसको एक योग के अंतर्गत रखा जा रहा है। जो पहले हम लोग नॉर्मली पनिश्ड होते थे ना, स्कूलों में पनिशमेंट के तौर पर आपको कान घुमाया जाता था, कान ऐंठा जाता था, ठीक है ना। बड़े आराम से बड़े बुजुर्ग बच्चों के कान अमेट दिया करते थे। तो ये कहा जाता है कि ये एक तरह का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इससे जो है सो सर्कुलेशन, हर इस तरह के काम से आपके बॉडी पार्ट्स का सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब तो हर चीज़ को रोक ही लगा दिया गया है, तो खैर कोई बात नहीं है। तो हमारे नोज के टिप पे और ईयर के पिन्ना में ये जो है कार्टिलेज पाया जाता है, जिसके कारण जो है सो यहाँ पे कितना भी इसको मूव करवाया जाए ये टूटेगा नहीं, ठीक है, फ्लैक्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अलग टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे वो है आपको एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर नाम में परिभाषा छिपी है, ठीक है, इस वाक्य को मत भूलिएगा। एरियोलर जहाँ पे एयर, यानी कि जहाँ पे खुला स्पेस प्रेजेंट है, हम लोग बोलते हैं ना टाइट स्पेस में एयर कम हो जाता है, ठीक है। तो एबेंडेंट कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, फाइब्रोप्लास्ट और इम्यून सेल्स के मिलने से बना हुआ होता है। ये लूज होता है, इसके बीच में गैप प्रेजेंट होता है ताकि ये एयर प्रेजेंट हो, ठीक है। जेल लाइक मैट्रिक्स होता है इसका, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है वो जेली लाइक होता है। और फिल्स इंटरसेल्युलर स्पेस, खाली जगहों को भरने का काम करता है। सपोर्ट ऑर्गन स्किन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, आपको यहाँ ड्राइंग में भी बताया गया है कि कहीं भी देखिए आपका लीवर है या आपका स्टोमक है, इन सब जगहों पर जो गैप पाए जाते हैं वहाँ पे ये भरने का काम करता है ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो। हमारे इतने से बॉडी में इतना सारा ऑर्गन है, इतना सारा काम चल रहा है, सभी तरीके से हो, अपने पोजीशन से लड़खड़ाए नहीं, गड़बड़ाए नहीं। इसके लिए एरियोलर टिश्यू उसको अपने पोजीशन पे फिक्स रखने में हेल्प करता है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम होता है कि ये फैट स्टोरेज टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यहीं पे फैट जमा होता है हमारे बॉडी का, इंसुलेट बॉडी। और फैट जमा होना हमेशा ख़राब नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में फैट एक लिमिट मात्रा में रहना जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि फैट मतलब मोटा और मोटा हमेशा खराब, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि फैट जहाँ रहेगा वहीं गर्माहट आएगी। ये जो है इंसुलेट करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। सर्व्स एज एनर्जी रिजर्व, दूसरी बात है कि एनर्जी को जमा करके रखने का काम करता है। और सही बात है कि हम लोग जब अपने समय पढ़ते थे तो संस्कृत में एक श्लोक होता था, अति सर्वत्र वर्जयते, ठीक है ना। अधिक हमेशा खराब होता है, चाहे आप अच्छी चीज़ भी अधिक कर लें, ज़रूरत से एक लिमिट हर चीज़ का होना चाहिए। अगर लिमिट से बाहर जाएंगे तो हमेशा सीता जी जैसा किडनैप हो सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड कुशनिंग, और ये इसका काम होता है कि ये किसी भी चीज़ को, ऑर्गन को कुशन प्रोवाइड कराता है ताकि वो सेफ रहे। और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये, ठीक है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। तो दो हो गया इसमें मेन, आपको एरियोलर और एडिपोज टिश्यू में कंपेरिजन आपको बताया गया। कभी कभी सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मे भी कंपेरिजन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे एनिमल टिश्यू का लास्ट स्टॉपेज है। ये अंतिम टाइप का एनिमल टिश्यू है जो आपको चैप्टर में पढ़ना है। ये क्या करता है? इनेबल परसेप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ये सब याद रखना आपको क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10 में एक फुल चैप्टर आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है। तो ये बेस्ट जानिएगा, तभी आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। तो ये जो है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज को हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं, जिसके
कारण हम लोगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो है सो उसको समझने की क्षमता नर्वस टिश्यू के कारण ही होता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं या किसी चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा गर्मी ठंडा महसूस कर रहे हैं, जितना भी हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से वर्कआउट कर रहे हैं ना, ये सारा जगह पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, उसके कारण ये हम लोग कर पा रहे हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू अलाउइंग रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन, बाहर के सिग्नल को बॉडी को समझाना, और बॉडी अगर कुछ सिग्नल दे रहा है तो उससे को एक्टिवेट कराना, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है इसका नर्वस टिश्यू का आपको यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का। इसका ऊपर में देखिए कि इस तरह से बुशी स्ट्रक्चर है, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर है। बहुत जगह पे बोला जाता है कि ये चुड़ैल के बाल की तरह, ऐसे आजकल लड़के लोग जो वो क्या जेल लगा करके क्या बनाते हैं, स्पाइक्स बनाते हैं, ठीक है ना, बालों को खड़ा करते हैं ना, तो उस तरह का स्ट्रक्चर है। और हम लोगों के समय में इसको चुड़ैल जैसा रहना कहा जाता था, ठीक है ना, तो उस तरह का स्ट्रक्चर है झाड़ी नुमा। उसको हम लोग डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। यही एक डेंड्राइट काफ़ी लंबा हो जाता है और उसको हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सॉन के अंत में नर्व एंडिंग पाया जाता है, थोड़ा स्लोएन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है वही सेल बॉडी है, और उसी में न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। और ये न्यूरॉन जो है नर्वस टिश्यू का यूनिट कहलाता है, जो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ड्राइंग के साथ नाम आपको याद होना चाहिए। और इस तरह से हमारा यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस स्लाइड में देखिए, उसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताया गया है, और कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। इससे ज़्यादा डिटेल हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है, हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बातें आपको यहाँ पे जान लेनी है। डेंड्राइट जो है वो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। एक्सॉन जो है नेक्स्ट डेंड्राइट पे नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है मैसेज को। नर्व एंडिंग रिलीजेज न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं प्लांट वर्सेज एनिमल टिश्यू सिस्टम का कंपेरिजन यहाँ पे देखते हैं। प्लांट टिश्यू स्टेशनरी और मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनिमल टिश्यू मोबाइल और जनरलाइज्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट टिश्यू में मूवमेंट कैसा होता है, क्योंकि मूवमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स्ड होते हैं। इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसके टिश्यू इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं। जबकि एनिमल्स में मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसके जो होते हैं वो टिश्यूज उस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड एज स्पेसिफिक रीजन थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ देखा जाता है, ठीक है ना, और एक स्पेसिफिक रीजन पे देखा जाता है। एनिमल्स के केस में थोड़ा स्लो एक समय तक ग्रोथ अच्छे से देखा जाता है। जैसे छोटे में बच्चे जो होते हैं, आइदर ह्यूमन किड और किसी भी अदर एनिमल का देखिएगा कि छोटे में डिफरेंस जल्दी जल्दी पता चलता है, बढ़ना जल्दी, लेकिन एक समय के बाद उनका ग्रोथ जो दिखाई देने वाला ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। इंटरनल मूवमेंट भले चलता रहता है, रिपेयर ऑफ द टिश्यू जरूर चलता रहता है और उसके लिए टिश्यूज की ज़रूरत होती है, लेकिन जो एक एक्सटर्नल ग्रोथ है वो फिर रुक जाता है। प्लांट के केस में क्या है कि सेलुलर स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ रिले ऑन डेड लिग्निफाइड सेल्स फॉर प्राइमरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देने का काम डेड सेल्स करते हैं, डेड टिश्यू करते हैं। जबकि इसमें जो है मोस्टली लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डेड सेल्स ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे अगर लिविंग बीइंग में, एनिमल्स के केस में, तो वो उनके लिए नुकसानदेह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिबिट सिंपल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू डर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर सिस्टम। और इसमें क्या है, डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्मिंग एडवांस्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स के केस में। इस तरह से हमारे इस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स ख़त्म हुए। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, टर्म्स को याद कीजिएगा और होपफुली आपको पसंद आएगा और आप इससे लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।